और आइए शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जिनका इंतजार ठंड के मौसम में सैलानियों को बेसब्री से रहता है। सर्दियों की दस्तक के साथ पहाड़ों पर बर्फ का साम्राज्य आकार लेने लगा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की हसीन वादियों में सफेद चादर बिछनी शुरू हो गई है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो गुलमर्ग, बड़गांव और गुरेज घाटी में एक दिन पहले यानी रविवार को काफी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी ने वहां घूमने पहुंचे सैलानियों की मानो जैसे मुराद पूरी कर दी है, क्योंकि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आसमान से बर्फ को गिरते देखना किसी सपने से कम नहीं होता। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के पहाड़ों पर भी खूब बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर तेज हो गई है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। इसे तो अभी कड़ाके की ठंड की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि अभी तो बर्फबारी की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर और ज्यादा बर्फबारी होगी। और अब आपको पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की कुछ दिलकश तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसी ही तस्वीरें स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग से भी सामने आई है, जहां शनिवार को हो रही जोरदार बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं। और भले ही स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फबारी कहीं गम तो कहीं खुशी वाली फीलिंग्स हमेशा से देती रही है, लेकिन घाटी में सैर सपाटा करने आ रहे सैलानियों के लिए स्नोफॉल का ये सीजन जहां देखने लायक है, तो वहीं कारोबार के लिहाज से बर्फबारी का मौसम मुफीद साबित होता दिख रहा है। तो घाटी में बर्फबारी की तस्वीरें ने पर्यटकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है और पर्यटक यहां इस बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। तस्वीरें गुलमर्ग की है। हिमाचल में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। यहां भी भारी बर्फबारी से कश्मीर में जन्नत जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। जोरदार बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं। गुलमर्ग से तस्वीरें सामने आई है, जहां शनिवार से हो रही जोरदार बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं। भले ही स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी कहीं गम तो कहीं खुशी वाली फीलिंग्स हमेशा से देती रही हो, लेकिन घाटी में सैर सपाटा करने आ रहे पर्यटकों के लिए स्नोफॉल का सीजन हमेशा देखने लायक होता है। रविवार को घाटी में ऐसी ही ताजा बर्फबारी हुई, जहां एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुरेज में यहां बांदीपोरा की तुलैल घाटी भी बर्फबारी की सफेदी से जगमगाई हुई है। तो वहीं कुपवाड़ा के माछिल और कारनाह में भी औसत बर्फबारी ने इलाकों की सूरत ही बदल दी है। कहना गलत नहीं होगा कि बर्फ से घिरा घाटी का ये बड़ा इलाका इन दिनों विंटर वंडरलैंड सा नजर आ रहा है। तो घाटी में बर्फ की सफेद चादर छाई हुई है और अब इसे मशीनों से हटाने का काम भी किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए ये खुशखबरी है। जोरदार बर्फबारी का असर श्रीनगर और बड़गांव के कुछ इलाकों में भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है और इसी वजह से खासकर दिन के समय पारा काफी नीचे आ गया है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी का असर है कि मैदानों में शीतलहर चलने लगी है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद पर्यटक लेते नजर आए, लेकिन और सबसे खास बात यह है कि आम लोगों के लिए, जो मैदानी इलाकों से लोग वहां पहुंचते हैं, उनके लिए बर्फ को गिरता देखना एक हसीन पल होता है, एक सपने जैसा होता है और उसी पल को देखने के लिए, उन तस्वीरों को देखने के लिए वो वहां पहुंचते हैं। ऐसे में वहां के कारोबारियों के भी चेहरे खिल गए हैं। जिधर नजर डालिए वहां बर्फ का साम्राज्य फैला हुआ दिख रहा है। वहीं मध्यम मध्यम होता स्नोफॉल भी चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफी है। ये तस्वीर सोनमर्ग की है, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ये देखिए सोनमर्ग की तस्वीरें, ये बर्फबारी की तस्वीरें जहां सफेद चादर बिछी हुई है बर्फ की, और पर्यटकों को लंबे समय से इसका इंतजार था, इस सीजन का इंतजार था और अब वो पल आ गया है जिसे देखने के लिए पर्यटक मैदानी इलाकों से पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। और अब हम रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। यहाँ हिमाचल प्रदेश के फेमस टूरिस्ट रिसॉर्ट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन कुल्लू में भी ताजा बर्फबारी हुई है। यहां बर्फबारी ने वहां आने जाने वाले लोगों को खुश कर दिया है। हल्की हल्की स्नोफॉल को देखने के लिए खासकर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है और सब कुछ सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। पर्यटक यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी यहां पर्यटकों का तांता लगा हुआ है और ये देखिए कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। प्रशासन ने भी चौकसी बढ़ा दी है, व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त कर दी गई हैं। सड़कों पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं मनाली पहुंच रहे सैलानियों का ताजा बर्फबारी स्वागत करती नजर आ रही है। तस्वीरें मनाली की है। यहां अटल टनल के पास स्नोफॉल की तस्वीरें दिल खुश कर दे रही हैं।
हर कोई अपनी अपनी गाड़ियां रोककर इस ताजा बर्फबारी को कैमरे में कैद करते नजर आ रहा है। कुल्लू हो या मनाली, दोनों ही जगहों पर पारा काफी नीचे आ गया है। हिमाचल और कश्मीर, ये तो अभी सर्दी का आगाज है, आगे भी बहुत सारी और खूबसूरत ताजा तरीन बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें मनाली की हैं और 7 समंदर पार भी जमकर बर्फबारी हो रही है। ब्रिटेन के कई राज्य बर्फीले तूफानों से गुजर रहे हैं। वहां के कई शहरों में इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कें पूरी तरह सफेद हो गई। पेड़ों के ऊपर, मकानों और गाड़ियों की छत पर बर्फ की मोटी परत जम गई। इस बर्फबारी में कई लोग मस्ती करते नजर आए। ये तस्वीरें ब्रिटेन की है। यहाँ की बर्फबारी जिसे आप देखेंगे तो आपका दिन बन जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, 7 समंदर पार भी जमकर बर्फबारी हो रही है। लोग इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और इंग्लैंड में इस कदर बर्फबारी हुई कि नदियों का पानी जमने लगा। मकानों के बाहर रखी चीजें स्नो से ढक गई, बर्फ से ढक गई। सफेद मकान सफेद हो गए, सड़कें सफेद हो गई और उन पर दौड़ती गाड़ियां भी सफेद नजर आईं। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए बर्फ हटाने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा और बुलडोजर की तरह दिखने वाली इन गाड़ियों ने तेजी से बर्फ को सड़क से हटाकर किनारे कर दिया। कुछ इस तरह से सड़क से बर्फ को हटाया गया इन मशीनों के जरिए और तब जाकर के वहां का यातायात जो है वो सुचारू हो सका। और बर्फ ने जहां मुश्किल बढ़ा दी है तो वहीं वहां की तस्वीरें भी देखने लायक हैं। ब्रिटेन के कुछ दूसरे इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वहां का रुख कर लेते हैं। वहां रेस्टोरेंट और होटल के बाहर लगाए गए टेबल कुर्सी तक पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। दूर से देखने पर ऐसा नजारा लग रहा है जैसे मानो कोई पेंटिंग हो। आसमान से गिरती बर्फ और उनसे बनते डिजाइन। हालांकि ब्रिटेन में यह बर्फीला तूफान लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनता जा रहा है। और बर्फ के बाद अब बात हवा की कर लेते हैं, जिसकी गुणवत्ता में सुधार से दिल्ली वाले थोड़ी राहत में हैं। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 279 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कई जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 350 से अधिक दिखा रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज दिन का अंतिम औसत AQI शाम 4 बजे आएगा, लेकिन सुबह की औसत वायु गुणवत्ता राहत देने वाली है। सीपीसीबी के बुलेटिन के मुताबिक 24 नवंबर को 24 घंटे का औसत AQI 318 था, जो 2 नवंबर के बाद इस महीने का दूसरा सबसे साफ AQI था। इससे पहले 2 नवंबर को AQI 316 दर्ज किया गया था। बता दें कि तेज हवाओं के कारण आसमान साफ और एयर क्वालिटी में सुधार एवं तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो 24 नवंबर अब तक का सबसे साफ दिन बताया जा रहा है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक यहां 279 जो है AQI दर्ज किया गया और 23 नवंबर को 318 औसत AQI दर्ज किया गया, जबकि 22 नवंबर को 271 था दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। जबकि 21 नवंबर की अगर हम बात करें तो 379 रहा था AQI, जो कि लगभग 400 के बहुत करीब था। और फिलहाल सुकून की सांसें दिल्ली वालों के लिए लौट रही है। हवा हल्की हल्की साफ होना शुरू हो गई है। थोड़ी मौसम में सर्दी भी कम नजर आ रही है, लेकिन इसका सीधा असर यह हो सकता है कि हवा दिल्ली की साफ हो जाए। सीपीसीबी के आंकड़े कुछ इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर की हवा में मामूली सुधार होते ही लोग इंडिया गेट पर सैर के लिए जुटने लग गए हैं। आज सुबह इंडिया गेट पर वॉक, रनिंग और साइकिलिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, मगर अभी थोड़ा और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि औसत AQI बेशक 279 रहा हो, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे लिए। हालांकि दिल्ली की सड़कों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि पॉल्यूशन वाले धूल के कणों को फैलने से रोका जा सके। दूसरी ओर सुबह के वक्त दिल्ली में स्मॉग की चादर बरकरार है। इस दौरान विजिबिलिटी भी बेहद कम नजर आई। विजिबिलिटी इतनी कम कि सड़कों पर हेडलाइट जलाकर गाड़ियों को चलाना पड़ा। तो ये तस्वीर आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां लगातार हवा को साफ करने की जद्दोजहद की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर वो है जहां वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ा।
दिल्ली में हर कोई सुकून की सांसों का इंतजार कर रहा है, लेकिन राहत की कोई बड़ी खबर नहीं आ रही। हालांकि रविवार 24 नवंबर का दिन दिल्ली के लोगों को जरूर कुछ राहत देकर गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार 24 नवंबर को दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 था। हालांकि ये स्तर भी बहुत खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले 23 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 412 दर्ज किया गया था। इस बार नवंबर के महीने में अब तक किसी भी दिन दिल्ली का AQI 300 से नीचे नहीं गया है, जिसका मतलब है कि दिल्ली में इस महीने हवा की गुणवत्ता या तो बहुत खराब, गंभीर या गंभीर प्लस श्रेणी में रही। आखिर बार जब दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में थी, वो दिन था बुधवार यानी 30 अक्टूबर। साल 2020 के बाद से इस नवंबर को दिल्ली के लिए हवा की गुणवत्ता के मामले में सबसे खराब महीनों में से एक माना जा रहा है। हालांकि राहत की बात इतनी है कि 2 नवंबर को दिल्ली का AQI जितना था, 24 नवंबर को दिल्ली ने उतनी बराबरी कर ली। 2 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 316 दर्ज किया गया था और अब रविवार को दिल्ली का औसत AQI घटकर वापस 318 पहुंच गया। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि हवा की गुणवत्ता कैसे तय की जाती है। अगर किसी इलाके का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI होने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस क्षेत्र का AQI खराब माना जाता है। अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, दिल्ली की आबोहवा और जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए प्रदूषण से बचाव के उपाय जानना भी जरूरी है। घर से बाहर निकलें तो मुंह और नाक को अच्छी तरह ढक लें या मास्क लगाकर निकलें। आंखों की एलर्जी से बचने के लिए चश्मा लगाएं। घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। बच्चे और बुजुर्ग बेवजह घर से बाहर जाने से बचें। पार्क में खेलने जाने वाले बच्चे घर पर ही इंडोर गेम्स खेलें तो बेहतर होगा। वहीं वायु प्रदूषण से बचने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर जाने से भी परहेज किया जाए। ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप जहरीली हवा के असर से काफी हद तक बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में, जहां एक ऐसा स्कूल है जिसमें केवल झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बताया गया कि जो बच्चे कभी सड़कों पर भीख मांगते थे, उन्हें इस स्कूल की मदद से आज ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। इसके पीछे तिब्बती शरणार्थी बौद्ध भिक्षुओं का हाथ है। बौद्ध भिक्षु जामयांग ने 2004 में स्थापित टोंगलेन ट्रस्ट के जरिए एक स्कूल खोला था, जिससे पढ़कर निकले छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, होटल मैनेजर, पत्रकार और चित्रकार भी बन रहे हैं। झुग्गी बस्ती से निकलकर सैकड़ों बच्चों को भिक्षुओं ने आत्मनिर्भर बना दिया है। यही नहीं, टोंगलेन ट्रस्ट ने झुग्गी बस्तियों के हजारों लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंचाई हैं। 2004 में सबसे शुरुआत में हमने बच्चों को जान से बचाने के लिए कोशिश किया था। इसका बाद में हमने सोचा था चलो अगर बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तक पहुंचेगा तो बहुत अच्छा है। प्राइमरी के बाद में हमने मिडिल स्कूल, देन सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तक पहुंचा। इसका बाद में बहुत ज़्यादा बच्चों इतना अच्छा टैलेंटेड है, इतना अच्छा इंटेलिजेंट है, तो इनका पास कुछ करने के लिए बहुत बड़ा क्षमता है। तो इसलिए जिस हमने जो हायर स्टडी करने के लिए सपोर्ट किया था, अभी तक बहुत ज़्यादा बच्चों ने हायर स्टडी को कंप्लीट कर लिया। कुछ बच्चों डॉक्टर बन चुके हैं और कुछ बच्चों इंजीनियरिंग बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों अभी नर्स में ये कर रहे हैं। धर्मशाला के इसी स्कूल से निकली पिंकी हरियाण से आपको मिलवाते हैं, जिनके पास MBBS की डिग्री है। ये वही पिंकी है जो 4 साल की उम्र में
मैक्लोडगंज की सड़कों पर मां के साथ सड़कों पर भीख मांगती थी, लेकिन इस बीच तिब्बती संस्था टोंगलेन ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए और अपने हॉस्टल में उन्हें जगह दी। यहीं से पिंकी की जिंदगी बदल गई और अब उन्होंने MBBS की डिग्री पूरी कर ली है। पिंकी धर्मशाला की चरान खड्ड के साथ झुग्गियों में परिवार के साथ रहती थी और मां भीख मांगकर गुजारा करती थी। एक्चुअली 2004 और आज 2024 की जब हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इट्स लाइक फ्रॉम बॉटम टू द हाई, वैसा वाला चेंज, लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। नॉट ओनली इन आवर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो लाइक हमारे पेरेंट्स की लाइफस्टाइल में, हमारी लाइफस्टाइल में, द वे वी थिंकिंग, हम लोग कैसा सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स कितना ओपनली सोचते हैं, तो हर एरिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एंड ऑफ कोर्स कहाँ 2024 में सिर्फ 10 बच्चों से शुरुआत हुई थी एंड नाउ इट्स लाइक टोंगलेन सपोर्टिंग लाइक मोर देन 300 स्टूडेंट्स, और 300 स्टूडेंट्स के साथ साथ वो एज अ वोकेशनल ट्रेनिंग लाइक बहुत सारी चीज़ों में टोंगलेन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सोचकर बहुत ऐसा अच्छा महसूस होता है कि आज हमारा टोंगलेन ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ रहा है और आज हम कितने एज अ सक्सेसफुल हो चुके हैं। और चैलेंजेस की बात करें तो एज अ फर्स्ट चैलेंज जो 2004 में जो पहला चैलेंज ये था कि हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हमें एक एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए, तो दैट वाज द लाइक अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर गुरुजी। और आई एम ग्रेटफुल कि उस टाइम पर हमारे पेरेंट्स ने जैसे तैसे करके एक सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर वो डिसीजन नहीं लेते देन डेफिनेटली आज मैं आपके सामने ऐसे बात नहीं कर रही होती। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड उसके बाद भी लाइक एज वी बिलोंग टू स्लम कम्युनिटी, देन स्कूल में एडमिशन, वो चीज़ें काफ़ी एज अ प्रॉब्लमेटिक रही। एंड देन उसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें रही हैं, बट दैट वाज द गुड पार्ट कि टोंगलेन हमेशा से साथ रहा और उन्होंने कभी। और अब बात करते हैं पर्थ टेस्ट मैच की, जिसका आज चौथा दिन है। इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही है। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 534 रनों का टारगेट दिया है। क्रीज पर ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 75 रन के पार जा चुका है और 5 विकेट गिरे हैं। भारत ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 487 रन बनाकर घोषित कर दी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में 104 तो भारतीय टीम 150 रनों पर सिमट गई थी। और अब बात करते हैं आईपीएल ऑक्शन की। आईपीएल की मेगा नीलामी के पहले दिन कई खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी ने जमकर पैसा लौटाया। किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा तो किसी की नीलामी ने चौंका दिया। पहले दिन ऋषभ पंत ने स्टॉक का रिकॉर्ड तोड़ा और पंत आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसी तरह कई खिलाड़ी हैं जिन पर जमकर पैसों की बरसात हुई है। चलिए आपको टॉप 5 प्लेयर बताते हैं जो सबसे ज्यादा महंगे दाम में बिके हैं। पहले पायदान पर ऋषभ पंत है। पहले दिन सबसे बड़ी बोली ऋषभ पंत पर लगी। उन्होंने लखनऊ सुपर जॉइंट्स यानी कि LSG ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। पंत आईपीएल हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो वहीं दूसरे स्थान पर श्रेयस अय्यर आ गए हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। और वेंकटेश अय्यर तीसरे सबसे महंगे भारतीय बन गए हैं। उन्हें कोलकाता ने 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। इसके अलावा टॉप 5 में चौथे स्थान पर है युजवेंद्र चहल। उन्हें पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके साथ ही चहल आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे स्पिनर भी बन गए हैं। और बात 5वें प्लेयर की करें तो भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी नीलामी में छाए रहे। अर्शदीप पर भी बड़ी बोली लगी है। अर्शदीप को 18 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीद लिया है। शुभ समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू यात्रा की, जिसका आज 5वां दिन है। बागेश्वर धाम से ओरछा तक की इस यात्रा में अपार जनसमूह उमड़ रहा है। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर का अंदाज और उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बनता है। ये तस्वीरें आप देखिए। आज पदयात्रा का 5वां दिन है। यात्रा में आस्था और भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। लोग उनके साथ यात्रा में पूरे उत्साह, आस्था और श्रद्धा के साथ चल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा की। आज यात्रा का 5वां दिन है और यात्रा का ये देखिए तमाम श्रद्धालुओं से, तमाम जो उनके समर्थक हैं उनके साथ बाबा मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं और ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। आज यात्रा का 5वां दिन है। कल
दौरी यात्रा का विराम था, पड़ाव था, और उसके बाद आज फिर यात्रा 5वें दिन में आगे बढ़ चली है। 29 नवंबर को यात्रा समाप्त होगी। सब हिंदू, पचवाड़ा वालों चलना नहीं है। बागेश्वर धाम सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एकता यात्रा के 5वें दिन भी गजब का उत्साह और उल्लास है। धीरेन्द्र शास्त्री की इस पैदल यात्रा में उनके साथ हजारों भक्त चल रही हैं। श्रद्धालुओं का जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। जय सिया राम और बागेश्वर धाम की जय जयकार के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान पर इनके पीछे धार्मिक आस्था और श्रद्धा के रंग में डूबे हजारों लोगों की भीड़ है। खुद धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में छाले हो गए हैं, लेकिन वो बगैर रुके, बगैर थके बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री के पैरों में आप देख सकते हैं उनको छाले हो गए हैं, लेकिन वो लगातार चलते जा रहे हैं। और साथ ही में तमाम जो भक्त हैं वो भी चल रहे हैं इस हिंदू एकता यात्रा को। अगर आप देखें तो ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोग जो है वो लगातार इस यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं और उत्साह की कोई कमी नहीं है। न केवल जो पदयात्री साथ में चल रहे हैं वो, बल्कि आसपास के गांव के तमाम लोग जो यहाँ पे रुके हैं देखने के लिए, घंटों इंतजार करने के बाद जब उनको दर्शन होते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, तो वो उनका आशीर्वाद लेने भी आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे यात्रा लगातार इसी तरीके से आगे चलती जा रही है। सड़कों के चारों तरफ जन सैलाब, हाथों में भगवा झंडे और यात्रा में शामिल होने का ख्वाब। यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जबरदस्त भीड़ रोड के दोनों तरफ हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस पूरी यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए जो तमाम लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी जो हैं वो इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री किसी को निराश नहीं करते, सबको गले लगाते हैं और बातचीत करते हैं। गौरिया के का नाम है? श्यामलाल कुशवाहा। अरे तुम्हारी जय राय काका, चलो चल लेनी है और छन लो जा रहे हैं। चौथे दिन की यात्रा नौगांव से शुरू होकर देवरी गांव तक पहुंची थी। आज देवरी गांव से शुरू हुई ये यात्रा मऊरानीपुर पहुंचेगी। धीरेन्द्र शास्त्री अपने समर्थकों और श्रद्धालुओं के साथ 9 दिन में करीब 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। 29 नवंबर को ओरछा के राम राजा मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही यात्रा की पूर्णाहुति होगी। यात्रा का मकसद भेदभाव दूर कर समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश देना और सनातन का प्रचार प्रसार करना है। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 160 किलोमीटर की यात्रा बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह का रुख कर लेते हैं जो कि यात्रा में मौजूद है और यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। रवीश पाल, आज यात्रा का कौन सा पड़ाव? 5वां दिन है, आज कैसा उत्साह देख पा रहे हैं यात्रा में श्रद्धालुओं का? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज 5वां दिन है इस यात्रा का और आज बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। दरअसल आज ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, जहां पे मुख्यमंत्री खुद एक संत समाज से आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश में आज ये यात्रा प्रवेश कर रही है और इस यात्रा के स्वागत के लिए तैयारियां भी उत्तर प्रदेश जैसी ही है। आपको दिखा दें कि ये देखिए बुलडोजर, यानी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो यहाँ पे स्वागत के लिए तैयार है बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा का। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हम आपको इस बुलडोजर के साथ उत्तर प्रदेश की एक और पहचान अयोध्या का राम मंदिर, उसका मॉडल भी यहाँ पे तैयार किया गया है, जो बाबा के इस यात्रा के साथ, बागेश्वर बाबा की इस यात्रा के साथ साथ चलता रहेगा। क्योंकि ये झांसी जिला है जहां से आज ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और ये इंतजाम आप देख सकते हैं, ये उत्साह आप देख सकते हैं। अब तक आपने मध्य प्रदेश में देखा था, लेकिन आज ये उत्साह आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। हम लोगों से भी बात करते हैं जो आज उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की व्यवस्था देख रहे हैं।
ये बताइए, वैसे तो मध्य प्रदेश से ये यात्रा शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां हैं यात्रा? उत्तर प्रदेश में जगह जगह बाबा का बहुत भव्य स्वागत हो रहा है और सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा हिंदू समुदाय एकत्रित है और सब लोग तन मन धन से यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और जगह जगह उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया जा रहा है और इसका बहुत अच्छा परिणाम आने वाले समय मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ बुलडोजर खड़ा है, एक तरफ राम मंदिर है। मानी ये उत्तर प्रदेश के आगमन की तैयारी है। मानी सांसद जी ने इस पूरे आयोजन का यहाँ इंतजाम किया है। सांसद जी ने इस राम मंदिर का एक स्ट्रक्चर उसी दिन बनवाया था जिस दिन माननीय यात्रा में जी पूरी यात्रा ओरछा तक ये पूरी यात्रा में साथ जाएगा। बुलडोजर इसलिए खड़े हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा के साथ माननीय बागेश्वर महाराज का स्वागत भव्यता के साथ हो, उनको लगे कि उनका उत्तर प्रदेश का यह आगमन है। यहाँ पे आपको क्या लगता है, इतनी पहचान जितनी मध्य प्रदेश में है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, वो यहाँ पे भी है उत्तर प्रदेश में? वो वैश्विक के भक्त हैं, जिनका परिचय वैश्विक स्तर पर है, हो उनकी पहचान प्रदेश स्तर पर क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उनका पहचान भारतवर्ष में है, पूरे प्रदेश में है। महाराज जी ने जो सनातन के एकता के लिए कार्य किया है वो अद्भुत है। जो इस समय यहाँ पे मौजूद है उत्तर प्रदेश में और वो तमाम लोग यहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम, देख सकते हैं वो सामने राम मंदिर का मॉडल और दूसरी तरफ बुलडोजर का मॉडल। ये दोनों मॉडल के जरिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का उत्तर प्रदेश में आगमन होने वाला है और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस यात्रा को लेकर के जबरदस्त उत्साह बागेश्वर धाम के भक्तों में बना हुआ है। रवीश पाल, लेकिन एक बात और यहाँ जानना चाहेंगे, चूंकि अब राज्य का परिवर्तन तो हो गया है, मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में आप प्रवेश कर चुके हैं यात्रा के साथ, श्रद्धालुओं का उत्साह क्या बदला है? क्या श्रद्धालुओं की तादाद में भी इजाफा हुआ है? रवीश पाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन तो लेने दे जी। अब मैं दोहराया अपना सवाल दोहराता हूं, चूंकि अब सीमा उत्तर प्रदेश की शुरू हो चुकी है, क्षेत्र परिवर्तन हो चुका है यात्रा का, क्या श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है? देखिए, श्रद्धालु जो साथ में चल रहे हैं वो तो जो उनकी संख्या है, जिनका पंजीयन हुआ है, वो तो तमाम लोग वही लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे जहाँ हम मौजूद है मऊरानीपुर से पहले झांसी जो जिला लगता है वहां पर हम मौजूद है, उसकी सीमा में है और यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं जब यात्रा यहाँ देवरी से शुरू होकर के पहुंचेगी। धसान नदी का पुल है, पुल पार करने के बाद ये जब सीमा शुरू होती है तो यहाँ पे ये तमाम श्रद्धालु आपको दिख जाएंगे और मेरे ठीक पीछे भी अगर आप देखें तो श्रद्धालुओं की संख्या देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो जहां तक बात अगर हम नंबर्स की करें, संख्या की करें भक्तों की, तो वो जाहिर सी बात है बड़ा हुआ ही है, क्योंकि जो लोग साथ में चल के आ रहे हैं उनके अलावा जहां जहां से होकर के ये यात्रा गुजर रही है वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शनों का और साथ ही में उनके इस संकल्प के साथ जुड़ने का। एक अहम सवाल मौसम को लेकर भी था रवीश पाल सिंह आपसे कि क्या मौसम आस्था पर भारी पड़ रहा है? चूंकि कड़ाके की ठंड का दौर है, शुरुआत सुबह से ही हो जाती है यात्रा की, जैसा कि आपने बताया, क्या इसका भी कोई असर पड़ रहा है श्रद्धालुओं पर, क्योंकि पैर में भी छाले आ गए महाराज के? देखिए, मौसम का कोई असर इस यात्रा पे अब तक तो नहीं दिखा, क्योंकि हम जब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जिस हिस्से से होकर के ये यात्रा गुजरी है वो सबसे ठंडा इलाका माना जाता है मध्य प्रदेश में सर्दियों के दिनों में, और गर्मियों में वो सबसे गर्म इलाका माना जाता है, यानी छतरपुर जिला। अब छतरपुर जिले से ये यात्रा शुरू हुई है। बागेश्वर धाम में भी कड़ाके की ठंड पड़ती है, झांसी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन फिलहाल दिन के समय ऐसा कोई मौसम का खास असर नहीं दिखता है। रात को जरूर मौसम सर्द हो जाता है, लेकिन वो व्यवस्थाएं, क्योंकि मालूम था पहले से नवंबर के अंत दिन में यात्रा शुरू होगी तो जाहिर सी बात है ठंड होगी, रात के समय यात्रा में ठंड हो भी जाती है, तो ऐसे में
पंजीयन के समय सभी से ये अनुरोध किया गया था जो यात्री हैं साथ में कि वो गर्म कपड़े लेकर के आए। और शायद यही वजह है कि मौसम का फिलहाल कोई असर इस यात्रा पे या श्रद्धालुओं के भक्ति भाव पे नहीं पड़ रहा है। जो हमारे साथ मौजूद है भक्त, उनसे भी जान लेते हैं। आपको क्या लगता है, ठंड की वजह से यात्रा पे कोई असर पड़ा है क्या? नहीं, अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से खत्म हो जाती है, उत्तर प्रदेश की सीमा देवरी से चालू हो जाती है। हम लोगों ने अब यूपी यहाँ से लग गया है, और जो यूपी का प्रतीक हमारा माना जाता है बुलडोजर, आपने देखा है अलग अंदाज में हम लोगों ने दिखा दिया। हम तो मौसम की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठंड यात्रियों को रोक रही है? ऐसा नहीं, ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अभी आप देखिएगा, जैसे अभी ज्यादा या भक्ति ज्यादा? भक्ति ज्यादा। भक्ति के आगे कोई मौसम नहीं काम करता है। आज पूरे देश में हिंदुत्व की भावना के तहत लोग आगे बढ़ रहे हैं। जात पात, जो महाराज जी का नारा है, जात पात छोड़ो और हिंदू सब एक हो जाओ, उसके तहत सारे विश्व के हिंदू और पूरे हमारे भारत के हिंदू एक हो चुके हैं महाराज जी के साथ में। और आप देखिएगा जैसे जैसे यहाँ से आगे यूपी भी पूरा समर्थन इस यात्रा में देने वाला है। और मुझे लगता है एमपी से ज्यादा भीड़ अब जब यूपी में महाराज जी घुसेंगे और ओडिशा तक जाएंगे रहने वाली है। दावा तक ये कर दिया गया, यानी कि दावा कर रहे हैं। और मौसम पर आपका सवाल था, बिल्कुल आस्था पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ रहा है। आस्था ज्यादा है, ठंड कम है, श्रद्धा ज्यादा है। भोलाल, बहुत शुक्रिया रविशपाल सिंह, बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। यात्रा लगातार चलती रहेगी, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं अयोध्या का, जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। और इस बीच मंदिर के ग्राउंड फ्लोर की दीवारों और स्तंभों पर बनने वाली मूर्तियों की नई तस्वीरें सामने आई है। इन मूर्तियों में राम कथा के प्रसंग और राम भक्त महाबली हनुमान जी की मूर्तियां खासतौर पर हैं। इस रिपोर्ट में आपको वो नई आकर्षक मूर्तियां तो दिखाएंगे ही, इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि मंदिर निर्माण का काम कहां तक पहुंचा है। इस साल जनवरी में भगवान राम की मूर्ति उनके भव्य भवन में विराजी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद से राम मंदिर को भव्य विस्तार देने का काम दिन रात जारी है। इस बीच मंदिर के सिंह द्वार पर लगने वाला आर्ट वर्क सामने आया है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर की दीवारों और स्तंभों पर बनने वाली इन नई मूर्तियों की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। इनमें कहीं राम कथा के प्रसंग हैं, तो महाबली हनुमान की भी कई आकर्षक मूर्तियां नजर आ रही हैं। रामलला के मंदिर को भव्य बनाने के साथ ही मंडप की दीवारों और स्तंभों के आर्टवर्क और मूर्तियों की बनावट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो बेहद आकर्षक है। दरअसल इन्हें आइकनोग्राफी के माध्यम से उकेरा जा रहा है। जितनी आइकनोग्राफी का जो पिलर्स हैं, उस पे मूर्तियों का कार्य है, और जो अन्य वॉल पे भी कुछ मूर्तियां हैं, तो सब मिला करके मैं यह कहूंगा कि करीब 75% कार्य हो गया। वहीं पहली बार मंदिर के निर्माणाधीन शिखर की भी तस्वीर सामने आई है। शारदीय नवरात्र में पूजन के बाद इस शिखर का निर्माण शुरू हुआ था। नागर शैली के मंदिर के शिखर के हिसाब से ये विशेष शिखर तैयार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य में अब तक लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पूरे परिसर के निर्माण कार्य में कुल लगभग 1800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में मंदिर में शिखर छोड़कर सभी पत्थरों का कार्य पूरा कर लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर निर्माण की गति पर संतुष्टि तो जताई, लेकिन आने वाली चुनौतियों को भी हल्के में न लेने की बात कही। मंदिर में तो अब लगभग पत्थर का काम शिखर को छोड़कर पूरा हो गया है। मतलब धरातल के अलावा प्रथम तल, द्वितीय तल वो पूर्ण होने की बिल्कुल समय आ गया है। इस माह के अंत तक पूर्ण हो जाएगा पत्थर का कार्य। शिखर का कार्य है तो कुल मिलाकर करीब 55,000 जो है क्यूबिक फीट पत्थर और लगना है। परकोटा में अभी हम आधे के पत्थर पहुंचा चुके हैं, यानी 8,20,000 क्यूबिक फीट अनुमानित है। तो अभी हम करीब 4 लाख पे पहुंचे। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम परकोटा के कार्य को कैसे पूर्ण करें। मूर्तियों की खूबसूरत तस्वीरों के बीच रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने की वर्षगांठ पर भव्य समारोह मनाने की तैयारियों को लेकर भी अब खबरें हैं। ऐसे में रामलला मंदिर के इस भव्य विस्तार को लेकर कवायदें जारी हैं। उस दिन के आने तक जब उनका नव्य मंदिर देश दुनिया में पूरी दिव्यता और भव्यता की रोशनी बिखेरेगा।
शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं संगम नगरी की। प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ में अखाड़ों की छटा अब सामने आने लगी है। प्रयागराज के संगम तट पे महाकुंभ क्षेत्र में 3 अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। 51 फीट लंबे कपड़े से बनी ये सबसे बड़ी ध्वजा धर्म ध्वजा है, जो अखाड़ों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले दशनामी जूना अखाड़े की ध्वजा है। इस धर्म ध्वजा को फहराने में अखाड़े के सैकड़ों साधुओं ने मदद की। इसी के साथ महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़ों की धुनी रमनी शुरू हो गई। 13 जनवरी 2025 से संगम तट पर महाकुंभ की शुरुआत होगी। बड़ा ही प्राचीन परंपरा है, बड़ा ही शुभ दिन है। जहाँ कहीं भी कुंभ मेले का आगाज होता है, सर्वप्रथम भूमि पूजन, सभी देवी देवताओं का आवाहन करके कुंभ का आगाज धर्म ध्वजा स्थापित होने से शुरू हो जाता है। आज मानो आज से हमारा कुंभ प्रारंभ हो रहा है और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और आए और गंगा में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। यहाँ धर्म स्थापना होने के बाद जो है गंगा जमुना सरस्वती का पूजन वगैरह उनका होने के बाद में यहाँ पर फिर साधु जो है अस्थायी रूप से वास करने लग जाएंगे। जहाँ पर धर्म का स्थापना हो गया तो फिर साधु संतों का निवास रहना और यहाँ पर जो है करीब 3 महीना जो है यहाँ पर कुंभ मेला में संत महात्मा लोग जो है पूरा वास करेंगे जी। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी गायक मंडली से जिसने अपने सुरीले सफर के 30 साल पूरे किए हैं। इसकी कई खास बातें हैं। इसमें कोई बिजनेसमैन है, कोई वकील है, तो कोई डॉक्टर है। भारत से लेकर दुनिया के कई देशों के लोग इससे जुड़े हैं। ये म्यूजिकल ग्रुप दिल्ली में भी अपने गीत संगीत का जादू बिखेरने के लिए तैयार है। ये है कैपिटल सिटी मिन्स्ट्रेल्स क्वायर के गीत संगीत की जादूगरी, जिसकी दुनिया दीवानी है। ये गायक मंडली 30 सालों से गीत संगीत की ऐसी ही तान बिखेर रही है। भारत ही नहीं, दुनिया में ये ग्रुप अपने क्रिसमस गानों के लिए विशेष पहचान बना चुका है। 30 साल पहले जोहरा शॉ की अगुवाई में कैपिटल सिटी मिन्स्ट्रेल्स की शुरुआत हुई थी। तब 12 से 14 लोग चाय और नाश्ते पर मिले और वहीं से ये सुरीला सफर शुरू हुआ। शुरुआत में ये क्रिसमस गानों की प्रैक्टिस करते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें क्रिसमस समारोह में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। इन्हें मौका मिला और जल्द ही अपनी शानदार परफॉर्मेंस से कैपिटल सिटी मिन्स्ट्रेल्स ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। 1994 में मिसेस जोहरा शॉ ने क्वायर से की शुरुआत करी थी। उस वक्त मुश्किल से 12-14 लोग आते थे। वो अपने घर में ही रिहर्सल्स करती थी। काफी छोटा सा एक ग्रुप था। 1996 में मैं स्कूल से पास आउट हुआ था और मैंने तब उनसे पहली बारी क्वायर ज्वाइन किया, तो तब करीब 20 से 22 लोग थे। वहां से लेके हमारी जर्नी आज की डेट में हमारे 70 सिंगर्स हैं। एक बार जो इनका सफर शुरू हुआ वो लगातार जारी है, न थके न रुके। इस सफर में एक एक कर लोग ग्रुप से जुड़ते चले गए। 12 से 14 लोगों से शुरू हुए इस म्यूजिकल ग्रुप में अब 70 गायक हैं। खास बात ये कि ग्रुप के सभी सदस्यों की उम्र, राष्ट्रीयता और पेशा अलग अलग है। I am very proud to be a part of this group. सेम मैम, आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे? मुझे तकरीबन 18 साल हो गया। 18 years. And you? मेरा तो 30 साल हो गया। उसके साथ जुबली है इस साल में। आप अब मैं एक चीज बता दूं, दिस लेडी इज फ्रॉम जर्मनी बट हिंदी बराबर, राइट? बराबर, एकदम अच्छे से। तो ये हिंदी प्रॉपर, क्योंकि 30 साल इस ग्रुप को होने वाले हैं। सर, आप कहाँ से और आप कितने साल से? मैं 16 साल से यहाँ हूँ। इलाहाबाद का हूँ, रायपुर का हूँ, सब जगह का हूँ, सब जगह का हूँ। भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में ये ग्रुप 400 से ज्यादा संगीत शो कर चुका है। क्रिसमस का सीजन इनके लिए सबसे प्यारा होता है। फिलहाल दिल्ली में कैपिटल सिटी मिन्स्ट्रेल्स अपना शो आयोजित कर रहा है।
29 और 30 नवंबर को यादगार प्रदर्शन से ये ग्रुप अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस पर्टिकुलर कॉन्सर्ट के लिए हमारे कंडक्टर्स जिन्होंने क्वायर को पहले भी कंडक्ट किया हुआ है, हमने उनको इनवाइट किया है। हमारी 30 साल की जर्नी है, उसकी सेलिब्रेशन कॉन्सर्ट्स हैं इस वीकेंड पे 29 और 30 तारीख को कमानी ऑडिटोरियम पे। कैपिटल सिटी मिन्स्ट्रेल्स का मानना है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और इसमें लोगों को एक साथ लाने की ताकत होती है। इस ग्रुप की परफॉर्मेंस दिल को छू जाती है और मन को सुकून पहुंचाती है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ शुभ समाचार में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।